मेवात में ऐसी कोई भी वायलेंस की इशू नहीं कभी रहा। इवन मैंने देखा कि 1984 के समय भी वो सिखों के साथ खड़े रहे, पर कोई उग्रता नहीं थी उनमें किसी में भी। इवन 1992 में और 2002 में भी हमने कोई वहां मेवात में कोई ऐसा उग्र प्रदर्शन नहीं सुना जो डायरेक्ट उनको इफेक्ट किया हो। हालांकि वो अपने आप को संभले रखते हैं और लोगों के साथ इकट्ठा रहते हैं। बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदुओं के ऊपर या सिखों के ऊपर कभी वहां हमने कोई प्रहार वायलेंस देखी नहीं है, कोई दंगा देखा नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि वहाँ हाँ ये छुट पुट घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे ज्ञानदेव आहूजा 3-4 बार एमएलए रहे रामगढ़ से। वो क्योंकि बजरंग दल से है, तो वो कई बार आकर सिखों को भड़काते हैं, कई बार हिंदुओं को, और फिर कोई केस ऐसा बना देते हैं कि से हिंदू की लड़की सिख ले गए, मुसलमान ले गया, या सिख की लड़की तो उसमें उग्रता आती है। पर मुझे ऐसा तब भी ऐसा नहीं लगा कि लोगों में होता है। इसीलिए मैंने 2018-19 का जो बाई इलेक्शन लोकसभा का था, तो मैंने इसलिए वहां गया ताकि लोगों से देखें तो ये आपस में कंटेस्ट क्यों होता है। मुझे खुशी है कि मेरे साथ मुस्लिम भी था, मेरे साथ सिख भी था, मेरे साथ जो हिंदू था, गैर भाजपाई और गैर आरएसएस वाला, क्योंकि मेरा उनसे कोई संबंध था नहीं। तो मेरा ये विचार था कि इन सबको एक लेकर हम आगे बढ़े। एक नया प्रदूषण लोगों के है, और ये जो बदनामी मेवात की होती है कि वहाँ पाकिस्तान बन गया, वो ऐसा हो गया, वहाँ तो झगड़े हुए, मुझे ऐसा कोई वहाँ ऐसा नहीं। क्योंकि किसानी है तो सारे किसान, वहाँ सिख भी किसान है और पंजाबी जो पाकिस्तान से है वो भी, क्योंकि उन्हीं को जमीनें अलॉट हुई है, तो वो भी किसान ही है। तो बहुत आए किसान है, तो कोई बिजनेस ज्यादा है, बड़े बिजनेस है नहीं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वहाँ कोई ऐसे इशू हुआ हो। आपस में थोड़ा बहुत तो कंटेस्ट रहता ही है, कंफ्लिक्ट रहता ही है आपस में, जमीनों के जायदादों के भी कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई राइट का कोई ऐसा नहीं कभी देखा। मुझे ये लगता है कि क्योंकि चाहे पलवल हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे अलवर हो, और भरतपुर हो, और या गुड़गांव, मतलब नू जो नया डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से बना है, ये एक्चुअली एक मेवात एरिया है, इसको हम मेवात कहते हैं। ये मुस्लिम बहुसंख्यक है। अब ये जो दंगे हुए हैं, इस दंगे के पीछे का सच ये है कि जब से सरकार बीजेपी की, मनोहर खट्टर जी आए, अनिल विज जी आए, इनका बेसिक पृष्ठभूमि जो आरएसएस की है। इनका मानस ये है कि मुसलमानों को एलिनिएट कर दिया जाए। मैं एक बात और आपको कह दूं कि 1984 में यही लोग थे जो पंजाबी लोग थे, जो आरएसएस, क्योंकि पंजाबी जो पाकिस्तान से आए वो ज्यादा आरएसएस के साथ जुड़े हैं, जो गैर सिख है। सिख तो उनके साथ जुड़े नहीं। जब 1984 होगा तो यही लोग थे जिन्होंने आवाज उठाई थी कि ये खालिस्तानी है। यही लोग, यही लोग थे जिन्होंने जब पंजाबी सूबे का लैंग्वेज लैंग्वेज के आधार पर सूबा बनना था, तो उसकी डिमांड खड़ी हुई, तो उस समय इन्होंने आवाज उठा दी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये जो पंजाबी हिंदू है, ये कहीं ना कहीं सिख के साथ, मुस्लिम के साथ भी कंफ्लिक्ट में रहता। तो उसी के कारण ये जो दंगा अब हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि अगर आप जाएं तो उसमें क्या है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो कोई कावड़ यात्रा कर रहे हो, दो दो बार आप लोगों ने पहले कावड़ यात्रा की, कोई ऐसी समस्या नहीं हुई, कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि वो तो फल बांटते हैं, इनको तो फल देते हैं। इस बार क्या हुआ कि जो पहले पहलू खां का केस हुआ, उसके बाद रकबर का केस हुआ, उसके बाद फिर एक दो और केस हो गए, अभी नया नया नासिर और जुनैद का केस हो गया, जिसमें मोनू मानेसर का नाम आ गया। अब मोनू मानेसर, ये किस्सा तो भरतपुर का था, आके हरियाणा में सारा काम हुआ, और हरियाणा में जीप में वो दोनों जला दिए गए। अब वो तो जो भी अभियोजन पक्ष जो है वो सिद्ध करेगा कौन है कौन नहीं है। पर ये मोनू मानेसर भगौड़ा हो गया। इसी तरह फरीदाबाद का कोई पिंटू है, वो साध के कपड़े पहनता है, वो भी, उसका भी नाम कहीं ना कहीं जुड़ा। अब जब ये तो तय करेगी पुलिस के एक्चुअल कौन है। अब ये जो दोनों भगौड़े हो गए, ये सामने नहीं आए, और वीडियो पर ये वीडियो लॉक,
और इस यात्रा में ये भी इस बार का हुआ, मुझे लगता है कि 2024 के इलेक्शन को देखते हुए इन्होंने सोचा कि मुसलमानों को एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि मुसलमान हमें तो वोट डालता नहीं, ये तो कन्फर्म है कि मुसलमान उनको वोट नहीं डालते। जब वो हमें वोट डालता नहीं तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाए और हिंदू को पोलराइज कर लिया जाए, ये एक समस्या है। इसमें दो कास्ट जो मुझे पता लगी, ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी जो बिजनेस है, ये जो दो क्लासेस हैं, इनका कन्फ्लिक्ट भी है आपस में पूरे हरियाणा में, क्योंकि ज्यादा बिजनेस में आगे बढ़ गए हैं। तो जो पंजाबी पाकिस्तान से पंजाबी है वो ज्यादा अग्रसर है। ज्यादा आगे भाई मुजाल हो या कोई भी हो, हीरो का है, एटलस है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। क्योंकि पंजाब में जब ये कन्फ्लिक्ट हुआ था तो ये सारे पंजाब से ही बिजनेस को शिफ्ट इन्होंने हरियाणा में किया। अब आके हरियाणा में भी वही हालात पैदा हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं है। इसीलिए मुझे ये खुशी भी हुई कि पहले बार सिख सामने आकर मुस्लिम के साथ खड़ा हो गया। सोना में जो मस्जिद जलाने के उसी सामने आ गया तो हमने नहीं जलाने देंगे, और कोई बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ गई तो उनको इनको भी लगा गया कि अब सिखों को हम अपना घोड़ा नहीं बना सकते कि उनके घोड़े पर सवार होकर हम सारे काम कर लें। अब सिख भी समझ गए हैं। तो इसलिए ये जो मोनो जो वीडियो वायरल होगा वो सच्चा है, उसकी तो जांच करेगी। पर जो उसने कहा कि आपका जीजा आ रहा है इंसो या मामून खान ने जो बात जुनैद और नासिर के केस में विधानसभा में जो एमएलए भी है उसने ये बात उठाई कि अगर ये ऐसा ही काम होगा तो हम भी उसी रिएक्ट करेंगे। तो इधर मामून खां आ गया, उधर मानो मानो मानेसर आ गया। तो ये कन्फ्लिक्ट का नतीजा ये निकला। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसा थे, पर क्योंकि 25-30 हजार लोगों का यात्रा में आ जाना सभी जगह से, मैं भी जा रहा था भिवाड़ी की तरफ, तो रास्ते में क्या हुआ कि जब जयपुर हाईवे बंद था तो हमने केएमपी से लिया और केएमपी से उतरकर हमने तावड़ू से होते हुए आगे भिवाड़ी निकल जाएंगे। जब मैं निकला ही था केएमपी से नीचे उतरा ही था तो सामने मेरे ख्याल में 100-150 गाड़ियां होंगी तावड़ू तक, और सब पर झंडे लगे हुए थे और सब तरफ बजरंग बली और सबकी जय हो रही थी, श्री राम की जय हो रही थी। तो हमने तो ऐसा हमने कहा चलो ये जा रहे होंगे, तो हमने कोई सोचा भी नहीं, मैं अपने जगह निकल गया। पर जैसे ही दफ्तर में अभी पहुंचा ही था तो आवाजें आने लगी वीडियो पर भी और कियों के मुझे, क्योंकि लोग मुझे जानते थे उनके टेलीफोन आने लगे कि सरदार साहब ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। तो मुझे लगा कि 1-1.5 घंटे के अंदर सारे का सारा काम हो गया। तो मेरा ये कहना है कि इसमें सरकार की जो प्रायोजित इशू है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, तो सरकार को देना चाहिए, हमारा ये कहना। और मैंने लिखा भी है कि खट्टर साहब भी आप पंजाबी हैं, आप पाकिस्तान से आए, अनिल विज भी उधर से ही आए हैं, आप जो ये रास्ता तय करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं भी करवाया तब भी क्योंकि हेड आप हैं, हेड पंजाबी है, तो लोगों की निगाह पंजाबियों पर जाएगी। जो पंजाबी अपना बिजनेस करते हैं उन्होंने 1947 में उस हालात को, जेनोसाइड को देखा है। अब 1947 के बाद अब बड़ी मुश्किल से वो सेटल हुए हैं, अपनी रोटी खाने लगे हैं। आप फिर आप क्या उनको उसी रास्ते पर से गुजारना चाहते हैं? जब वो आप टारगेट होंगे तो सभी कहेंगे ये पंजाबी ऐसे हैं। तो आपने किया या नहीं किया ये तो आपको बताना है, पर क्योंकि आप हेड है, आपकी ड्यूटी बनती है और आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको ये नहीं होने देना चाहिए था, और आप स्टेटमेंट दे रहे हैं मेरे पास कौन सी इतनी पुलिस है जो मैं उससे वो कर लूं, या आप कह रहे हैं कि मेरे पास, और आप जब आपको पता है कि 25-30 हजार लोग वहां जा रहे हैं गाड़ियों और शस्त्र और सारे चीजों के साथ, उसमें डंडे छोटे लेकर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। जलाभिषेक के लिए इतना जाने की क्या जरूरत है? तो मैं कहता हूँ कि ये सीआईडी की क्या रिपोर्ट थी, सीआईडी को आगे आना चाहिए था। जब एसएचओ नू का ये कह रहा है कि जी मेरे पास तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन सीआईडी की तरफ से नहीं आई, तो मैं तो तैयार ही नहीं था, इसका मतलब या तो एसएचओ गलत बोल रहा है और या सीआईडी ने प्रायोजित है तो सीआईडी ने बताया नहीं होगा। तो हमारा ये कहना है कि ये ऐसा दंगा कभी मेरे बात में हुआ नहीं, लोग मिलजुल कर रहते हैं और साथ में चलते हैं। जब ये काउ विजिलेंट की बात भी मेरे सामने आई और ताल्लुका की हुई और उसके बाद तो मुझे लोगों ने बुलाया, मैं वहां गया, फिर मैंने सोचा यार
ये हो सकता है ये ठीक कह रहे हो। तो मैं गांव गांव में गया। एक तो जब मैं इलेक्शन लड़ा तो अलवर से, अलवर के मेवात को तो मैं जानता था। हरियाणा के मेवात में मैं घर घर गया। मैं हैरान हुआ कितनी गाय की सेवा, जो गाय दूध देना बंद भी कर देती है ना, उसकी सेवा भी जितनी मेव करते हैं, उनका गाय का गोबर और उसी से चौका चूल्हा लीपते हैं, उसका सारी तरह आंगन उसी से लीपते हैं। वो भैंस के गोबर से नहीं लीपते, गाय के गोबर से लीपते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो आप उनके ऊपर ये विजिलेंट के तौर पर ये मोनू मोनेसर और ये सारे तुमने खड़े किए हैं अपराधीकरण। हाँ, मतलब आपने जानबूझ के उन लोगों को टारगेट किया ताकि मुसलमान टारगेट होंगे और हिंदू ऑर्गेनाइज होगा। इस समय मैंने अभी लिखा उसमें कल परसों ही मैंने कहा कि खट्टर साहब, आपने जो गलती की, आपको कहीं वहम था कि जाट आपके साथ आ जाएंगे, गुर्जर रही आपके साथ आ जाएंगे, और अब तो जो इंद्रजीत राव है, जो मिनिस्टर रहा है, मेंबर पार्लियामेंट है, वो उसी ने आपके खिलाफ आवाज दे दी, उसने स्टेटमेंट आपके खिलाफ दे दी। तो मेरा कहना है कि अब वो लोग बेवकूफ नहीं है और ना ही वो पागलपन करेंगे। जो ये रास्ता आपने चुना है ये हिंदुओं के लिए खतरनाक बन गया। भाई मुसलमान तो वो डोमिनेटेड है, ठीक है, उनका नुकसान हुआ होगा, पुलिस ने भी मारे होंगे, कुछ किए होंगे, पर आपकी गाड़ियां भी जली, आपके मंदिर के सामने आपको अंदर जाके बैठना पड़ा, बाहर निकल आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, रात को डर के बाहर निकले आप। तो इसका मतलब है कि आपने ऐसा हुआ खड़ा ही क्यों किया। तो ये मेरा कहना है। मैंने देखा है लोगों को, क्योंकि ज्यादा देर ये चल नहीं सका, क्योंकि सिख विरोध कर गए, जाट विरोध कर गए, गुर्जर और अहीर विरोध कर गए, मेंबर पार्लियामेंट इंद्रजीत सिंह राव इसके खिलाफ चढ़े आ गए। अब हर जगह ये बात हुई कि ये हमें बदनाम करो, नहीं करो, हरियाणा का तो जीवन साफ सुथरा है, क्यों हरियाणा को बदनाम कर रहे हो। तो इसलिए ये जो पंजाबियों का ये इशू था, क्योंकि खट्टर पंजाबी है, पंजाब हरियाणा में एक समस्या है पॉलिटिकली, बढ़िया इस समय बीजेपी में डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि आरएसएस में ज्यादा तौर पर पंजाबी, पाकिस्तान में भी पंजाबी थे और यहाँ भी वही पंजाबी ज्यादा आरएसएस में वो जुड़े हुए थे। वो 50 साल से जुड़े हुए थे। बड़ी है अब नजदीक आए, बड़ी तो पहला कांग्रेस के साथ खड़े थे, अब इधर नजदीक आए। अब वो बढ़िया जो है वो अपनी पोजीशन लेना चाहते हैं, और पंजाबी जो हिंदू है जो पाकिस्तान से आया, वो अब खड़ा हो गया अपने से, और वो कहता मैं तो 50 साल से हूँ, तो मुझे कैसे डोमिनेट कर दो। तो ये एक कंफ्लिक्ट भी है। मेन कंफ्लिक्ट मुसलमान का हिंदू का नहीं है, मेन कंफ्लिक्ट पंजाबी बिजनेसमैन और बढ़िया बिजनेसमैन का, क्योंकि बढ़िया को लगता है कि मेरा सारा बिजनेस ही पंजाबी ने डोमिनेट कर लिया। आप दिल्ली में देख लें, सीताराम बाजार है, चांदनी चौक है, जितने भी आप देखेंगे इस समय पंजाबियों की वो है, डोमिनेशन है। आप खारी बोली में चले जाओ तो इसकी तो डोमिनेशन होनी की है। इसलिए जो शहरों में जो बिजनेस है वो पंजाबियों के पास आ गया, और बढ़िया इस समय केवल कर्ज देते हैं। ये आज तक मेव में क्या हुआ, मेव में अशांति क्यों नहीं होती, क्योंकि जो मेव का किसान है उसका जो शाहूकार है वो बढ़िया है, चाहे वो ताबू हो, चाहे वो नू हो, चाहे कोई भी हो, सारा पैसा, सारी जमीन की खरीद फरोख्त, जो सारा अनाज की खरीद फरोख्त बढ़िया से लेते हैं, उधार वहीं से ले, मंडी में जाएगा तो अनाज उसी को बेचो। तो ये अब डोमिनेशन दोनों हो गए, तो दोनों का कंफ्लिक्ट बिजनेस का है। बात इसको किसी और ढंग से नहीं, हमारी समस्या ये है कि हमारी जो सिविल सोसाइटीज हैं ये पहुंच जाती हैं, जैसे अपने योगेंद्र यादव जाले। अब योगेंद्र यादव यादवों में तो आपका हो सकता है, इनके साथ तो आपके साथ कंफ्लिक्ट भी नहीं हो, आपके साथ बात कौन करेगा, यादवों और उनकी बात कोई नहीं हो रही आपस में, तो कंफ्लिक्ट कहीं और है। हम दवा कहीं और ढूंढ रहे हैं, डायग्नोज हम कुछ और कर रहे हैं। तो दवा तो तभी लगेगी जब डायग्नोज ठीक होगा, जब डायग्नोज ही नहीं होगा तो दवा कैसे लगेगी। हमारे साथ क्यों जुड़ गए लोग, मैं तो सिख हूँ, मेरे साथ क्यों लगे, मैं सिख हूँ। दूसरा ये, मैं वहाँ जो सिख है वो भी किसान है, हमारे उनके साथ रिश्ते हैं, गुरुद्वारे हैं, सारे सिस्टम है, हमें भी रहता है। तो कहीं कोई बात हो जाती है तो हम जाते हैं कि यार क्या। फिर गुरुद्वारा एक ऐसा मंच है जो हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करते हैं। भाई मस्जिद में हिंदू नहीं जाता, मंदिर में मुसलमान नहीं जाता, गुरुद्वारे में मुसलमान भी आ जाता है, सिख भी आ जाता है और हिंदू भी आ जाता है। ये जो कड़ी का काम है, मैं सिखों को भी ये कहता हूँ कि इस कड़ी को ना टूटने दो। ये कड़ी चाहे आप 2% है, 3% है,
पर आपका 3% जो है वो इतनी बॉन्डिंग का काम करता है जो कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि इस देश को कोई ये कहे कि इसको गैर धार्मिक देश बना दिया जाए, ये पॉसिबिलिटीज नहीं। यहाँ तो चप्पे चप्पे पर गुरुओं के उनके ऋषि मुनियों के और सूफी संतों के चरण पड़े हैं। अब इसको अधार्मिक तो तुम बना नहीं सकते। केवल आपको ये करना है कि ये अधार्मिक होने की बजाय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, उसको कम किया इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहे, पर आपस में प्रेम से आपस में नजदीक होकर रहे। और सिख गुरुओं ने यही काम किया। सिख गुरुओं ने कोई ऐसा काम नहीं किया, सिख गुरुओं ने जोड़ा है। भाई वो तो मुगल सल्तनत के समय भी आपका इतिहास का ये पन्ना बहुत कमाल है। जब बाबर आया तभी गुरु नानक है, जब औरंगजेब था तभी गुरु गोविंद सिंह था। मैं हैरान होता हूँ कि उनके साथ मुगलों के साथ सिख गुरुओं के खट्टे मीठे संबंध रहे, बड़े प्रेम में ही गए। गुरु अर्जन साहब के साथ जहांगीर के बहुत अच्छे संबंध थे। ये माता सुंदरी एरिया है, यहाँ गुरु गोविंद सिंह की महिला वाइफ यही टिकी रही। बाला साहब है, ये गुरु हरकृष्ण जो 8वें गुरु थे, यही उनका ज्योति ज्योत समाज है, मरण हुआ। वो संस्कार अगर औरंगजेब इतना ही कड़वाहट भरा था, इतना ही कट्टर मुसलमान था, तो संस्कार क्यों करने देता? वो तो कहता दफन करो, पर उसने संस्कार करने दिया। बंगला साहब में गुरुद्वारा है, ये राजा जय सिंह का बंगलो था। तो जो राजा जय सिंह औरंगजेब का सेनापति हो, तो औरंगजेब के बिना सहमति के वो कैसे उनको ठहरा सकता? तो ये जो संबंध है, इवन गुरु गोविंद सिंह के संबंध औरंगजेब के साथ बहुत अच्छे रहे। और ये जो मसले हैं, सिख इतिहास को दूसरे ढंग से लोग पढ़ाते और पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि सिख इतिहास के इतिहासकारों को भी समझना चाहिए कि हमें इतिहास के पन्ने वो भी देखने चाहिए जो हमारी सहमति है। अब भाई हिंदू की लीडरशिप किस, गुरुओं के पास तो हिंदू की लीडरशिप थी, हिंदू का अपना तो कोई लीडर था नहीं, तो हिंदू की लीडरशिप कौन कर रहा था? तो गुरु ही कर रहे थे। तो आप कहें कि हिंदुओं को बचाया गुरु, भाई जब लीडरशिप वो कर रहे थे तो कुदरती उन्होंने बचाना था, कोई बाहर से आके बचा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। और यही बात मैंने मेवात में और मैंने पूरे देश में, एक मेरा आंकलन भी है, बात लंबी ना हो जाए आपके साथ, एक मेरा आंकलन भी है। मैंने 1984 देखा, मैंने 1992 में देखा। मैं चंद्रशेखर भी मुझे 1992 में वहाँ बनारस भी लेकर गए। चंद्रशेखर जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। मिलिटेंट्स की जो लोग कहते हैं बात हुई, वो मेरे हाथ से ही हुई थी। मेरे नजदीक सबसे बड़ा मेरे वहाँ, तो वहाँ एक बात हुई तो कहने लगे, मैंने कहा थोड़ी देर में बनारस जाऊँ, तो कहने लगे जाया। तो मैं वहाँ गया तो गाड़ी मेरे पास उन्होंने दे दी, तो मैं गया। तो वहाँ एक एरिया है लंकागढ़, जो मैं वहाँ देखा तो लोगों से पूछा। तो मैं लास्ट में आया, तो जब मैं सर्किट हाउस चंद्रशेखर जी के पास गया तो हम सारे इकट्ठे बैठे थे, वो खुले थी दिल के थे। तो मालवीय जी भी बैठे थे। कहने के क्या देख कर आए? मैं कहा जी मैं तो आज एक देख कर आए, जो सिलोन है ना, उसको लंका कहना गलत है। लंकागढ़ यही था, रावण की नगरी यही थी, यही उनका राज था, यही सोने की लंका थी, यही लंकागढ़ है, यही दशमेध घाट है, यही सब कुछ है। मैं कहा बाकी तो कपोल कल्पना है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो चंद्रशेखर जी हंसते हंसते पर यार वाल्मीकि जी कहने लगे और भाई जी को भेज लो दर्शन करने, ये इतिहास का नया पन्ना। तो ये जो है हमारे जो संबंध, अब गुरु ग्रंथ को देख, गुरु ग्रंथ एक ऐसा साहित्य है जिसमें 15 भगत बैठे हैं। वो कबीर भी है, रविदास भी है, नामदेव भी है, रामानंद भी है, बेणी भी है, पीपा भी है, उसमें सारे लोग बैठे, फरीद भी है। तो मैंने कहा एक गुरु ग्रंथ ऐसा साहित्य हमारे पास है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिखों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई में आपस में जो कंफ्लिक्ट है, इन कंफ्लिक्टों के बीच में खड़ा होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम आपकी कोई लीडरशिप कर लें, लीडरशिप आप करो, पर लीडरशिप करते हुए ये ध्यान रखो कि देश सबका है, हम सबको साथ को मिलके चलना है। मैंने कल भी मैं अब गया था वहाँ गुरदासपुर, वहां मुझे बुलाया तो बहुत सारे सिख, और तो पहले बार सिख और कामरेड इकट्ठे एक मंच पर थे। तो फ्रीडम फाइटर्स का दिन था, तो मैं गया तो उन्होंने कहा, मैं कहा मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम सिख और कामरेड एक जगह पर आ गए, अभी तो कभी तक आए नहीं थे। तो फिर मैंने सारी बात कही, और मैंने लास्ट में ये कहा कि पिद्रम सुल्तान भोग हमारा बाप बादशाह था, ये तो हमारा बाप बादशाह था, हम कोई इनकार नहीं करते। ना आप इनकार करें कि गुरु गोविंद सिंह, कोई और तो गुरु गोविंद सिंह नहीं हो सकता, कोई गुरु नानक और तो नहीं हो सकता, हमारे बाप तो बादशाह थे। पर लोग अब हमारे से ये पूछते हैं आप क्या हो?
आप तो कोई बादशाह नहीं हो ना, आप क्या हो? हमें ये कहना चाहिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो संकल्प गुरु गोविंद सिंह ने पंज प्यारा के तौर पर दिया, वो एक बड़ा महान। आज भी जो 2024 का इलेक्शन जो मैं समझता हूँ, अगर होना ही है तो राजशाही बनाम लोकशाही, बजाय कि कोई और मुद्दा हो, राजशाही जब आप एक वहां से तमिलनाडु पता नहीं कहाँ से वो एक लेकर आ गए, क्या नाम इसका, हाँ, वो वहां रख दिया अपने लोकसभा स्पीकर के साथ वाले को, तो आप क्या राजशाही, वो तो राजशाही का प्रतीक है, वो तो राजदंड है, तो आप राजशाही प्रतीक रखना चाहते? मैंने तो कहा है कि इस बार इलेक्शन में वो राजदंड वाला लगा दिया जाए, इधर संविधान लगा दिया जाए। अब आप सेलेक्ट कर ले, इसको चुनना तो बीजेपी को वोट डाल दे, मैंने तुम्हें कहने आया कि ना डालेगा, और इधर वोट डालना तो इधर वोट डाल दे, ये फैसला आपका है, ये लोकशाही है, ये राजशाही।